तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक देखा कि कैसे एक फ़ौजी अपने देश के लिए बलिदान देता है, अपने देश के लिए अपना सभी कुछ, इवन अपना परिवार भी लगा देता है। लेकिन जब वो रिटायर होके आता है तो उसके घर वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, उसको उसके खुद के एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस सिलसिले में आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटायर्ड हवलदार सुनील काले जी से। सुनील सर, आप इस मामले में काफ़ी तजुर्बेकार हैं। आपने सैनिक कल्याण के काफ़ी चक्कर लगाए, काफ़ी जूते घसा लिए हैं। तो क्या आपकी क्या भावना है कि कैसे होना चाहिए या क्या समस्याएं हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुनील काले है और मैं 17 साल फ़ौज में सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद मैं अलग अलग कंपनियों में मैंने काम किया। बट मैं ऐसे जगह रहने के लिए हूँ पूना में, मतलब कि जहाँ पर 75% एक सर्विसमैन हैं। और मैं आर्मी में क्लर्क ट्रेड होने के वजह से मुझे जवानों का वेलफेयर या जवानों का डॉक्यूमेंटेशन, इस पर मुझे काफ़ी सारा नॉलेज होने की वजह से जो सिविल में आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब फ़ौज से रिटायर होने के बाद में जो जवानों को समस्या, या जवान हो गई, उनकी पत्नियां हो गई या विडोज़ हो गई, वीर नारी हो गई, इनको जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है सिविल में आने के बाद में, वो बहुत ही मतलब सुनकर मैं हैरान हो गया। क्योंकि जो भी सरकार हो, आज तक जितनी भी सरकार आई, जितनी सरकार नहीं आई, मतलब हर एक सरकार ने कुछ ना कुछ सैनिकों के लिए किया है। बट वो सैनिकों के लिए किया तो ज़रूर है, बट वो सामान्य जहाँ मतलब सैनिक जो है उसके तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ बात बहुत मुश्किल होती है कि जवान जो फ़ौज में जाता है वो एक किसान का बेटा होता है। मतलब 90% जो आप फ़ौज में देखोगे वो एक किसान का बेटा होता है, गांव से रहने वाला होता है। और गांव से रहने की वजह से उसका शिक्षा मतलब शिक्षित भी कम रहता है, और उसकी पत्नी भी वैसी, मतलब या नॉन मैट्रिक होती है या कोई मैट्रिक होती है, कोई 12 पास ही, बहुत ही रेयर केस में ग्रेजुएट होती है। तो थोड़ी शिक्षा का अभाव होने की वजह से सैनिकों को ये बाहर आने के बाद में काफ़ी सारी तकलीफ हो रही है। तो अब इसमें तकलीफ का सबसे बड़ा सामना, मतलब सैनिक को तो पेंशन मिलती है, वो तो कैसे भी जी लेगा, बट उस सैनिक की जो पत्नी है, उस सैनिक का जो परिवार है, उस पर गौर करने की बात है ज़रूर। उस पर मैं आपका ज़रूर फोकस डालूंगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ का खुद मेरे पिताजी एक सर्विसमैन थे, मेरी माँ एक सर्विसमैन की एक विडो है। तो उसको जो चैलेंजेस आए पेंशन के लिए, और मेरे यहाँ 75% एक सर्विसमैन रहने की वजह से मुझे पता चला दुनिया को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बाहर आने के बाद सबके मुँह में होता है कि भाई सैनिक है, उसकी इज्जत होती है, बट जब रिस्पेक्ट देने की बात आती है तो कोई सैनिक की इज्जत करता नहीं है। ये मैंने आज तक अनुभव लिया है इसका। कोई सैनिक की रिस्पेक्ट नहीं, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी समाज का किसी भी प्रवर का आदमी हो, कोई सैनिक की इज्जत नहीं। बाहर रिटायरमेंट आने का तो उसको आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि कोई फौजी अगर ऑन ड्यूटी भी शहीद हो जाता है, या ऑन ड्यूटी किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, या सैनिक रिटायर होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके परिवार का क्या? जैसे कोई शहीद हो जाए तो उसको काफ़ी सारा टीवी में आ जाएगा। आजकल तो वो टीवी में भी आना बंद हो गया, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, अखबारों में आ जाएगा। उसका कई मंत्रियां उसके घर अंत्यविधि के लिए जाएंगे, और उस दिन तक उसका गाजा बाजा होगा, 2-4 दिन उसका गाना गाएंगे, शहीद अमर फलाना जवान अमर रहे, इतनी नारेबाजी होगी, बट उसके बाद उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि उस पत्नी को जो मिलने वाली जो सुविधा है, उन सुविधा को वो उसका हक का है, फिर भी वो उसको मिल नहीं पाता है। सर, आप कुछ 2-4 पॉइंट्स बोल रहे थे जिसमें आप कह रहे थे कि जॉब के रिजर्वेशंस हैं, और सैनिक कल्याण बोर्ड से कुछ बेनिफिट्स मिलता है, या राज्य सरकारों की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलता है, या फिर अगर समझो रिटायरमेंट के तुरंत बाद अगर फौजी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे सैनिक कोई रिटायर हो जाता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट में 15% रिजर्वेशन है। तो इस रिजर्वेशन का लाभ जो है सैनिकों को, कईयों को मिला है, कईयों को नहीं मिला है। जब कुछ 15 साल पहले या 10-15 साल पहले ये हमारा जो एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट है, जो सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र का जो राज्य सैनिक कल्याण विभाग या जिला सैनिक कल्याण विभाग, इसको जो री एम्प्लॉयमेंट करने का काम जिला सैनिक कल्याण कार्यालय करती थी, बट वो अब उसको नहीं करती है।
पहले जब रिटायर होते थे सैनिक को तो उनको 3-3, 4-4 कॉल महीने में आ जाते थे। कोई पुलिस का कॉल आ गया और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कॉल आ गया, तो ये सारे कॉल आते थे। उस पर एक सर्विसमैन ही क्यों ही वो मिलना चाहिए, उस पर ये सैनिक कल्याण नज़र रखता था अपनी कि वो सैनिक को ही मिली वो नौकरी मिलनी चाहिए। बट अभी सरकार ने क्या कर दिया है कि वो सैनिक कल्याण को हटाकर उसको डायरेक्ट उनसे डील कर रही है। मतलब आप कोई एडवर्टाइजमेंट आती है या कोई वेबसाइट पे जाके आपने देखना है वैकेंसी ओपन हुई है नहीं हुई, वहाँ से जाके आपने अप्लाई करना है और वो अप्लाई उसमें एक सर्विसमैन कोटा 1 या 2 होता है, जो भी होता है। तो पहले कैसे था कि पुलिस में 1000 वैकेंसी है तो आपको उसमें अगर 15% रिजर्वेशन तो उसमें आपको 150 आदमी उसमें लेने हैं। तो 150 आदमी के लिए वो सैनिक कल्याण कॉल सेंटर कॉल छोड़ता था और कॉल देने के बाद में वो 150 आदमी इंश्योर करता था कि वो एक सर्विसमैन ही प्लेसमेंट हो उनकी। बट अभी वो नहीं हो रहा है। अभी वो हो नहीं हो रहा, हो क्या रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है कि जब भी कोई सैनिक कोई अपने एक सर्विसमैन अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए तो उसको वो मेरिट में आए नहीं आए वो तो पता नहीं, वो तो साइड में हो जाता है और उसको मेरिट में नहीं है और एक सर्विसमैन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक सर्विसमैन करके वो हमारी 15% की रिजर्वेशन जो है अदर कैटेगरी को दी जाती है। तो वहाँ पर वो भ्रष्टाचार हो, मतलब वो किस कैटेगरी जहाँ पर आपको फिर लेन देन का हिसाब आ जाता है कि वो उसको अलॉटमेंट कर दी, तो वहाँ पर फिर एक सर्विसमैन घर बैठे हैं। आज काफ़ी सारे एक सर्विसमैन बेरोजगार बैठे हैं। दूसरी चीज़ मैं सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा कि एक सर्विसमैन का जो 15% रिजर्वेशन है ये दोबारा एक सर्विसमैन को ही देना चाहिए, एक सर्विसमैन विभाग को ही देना चाहिए। जो राज्य सैनिक कल्याण विभाग है हमारा एक सर्विसमैन, इसका प्लेसमेंट जो है ये एक सर्विसमैन विभाग जो हमारा राज्य सैनिक कल्याण विभाग है इसी ने हमारा प्लेसमेंट करना चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट के अदर जो शाखाएँ हैं उन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए भी हमें इतने एक सर्विसमैन चाहिए तो इनको ये देने काम करना है, इन्होंने करना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई सैनिक अगर ऑन ड्यूटी डेथ हो जाता है या मतलब अदर देन बैटल कैजुअलिटी, जैसे जो शहीद नहीं हुआ है, शहीद होने वालों को तो काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है बट उसको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। बट जो नॉर्मल डेथ होती है, फिजिकल कैजुअलिटी जिसकी होती है, उसका काफ़ी सारा चैलेंजेस को सामना करना पड़ रहा है उनके पत्नियों को। जब वो रिटायर हो जाता है, कोई डेथ होता है ऑन ड्यूटी या रिटायर होने के बाद उसकी डेथ हो रही है, तो जो 15% रिजर्वेशन है वो उन सैनिक पत्नियों को मिलना चाहिए। अगर वो पत्नी अगर नौकरी नहीं करना चाहती तो उसको बेटे को मिलना चाहिए। बट वो 15% आरक्षण जो रिजर्वेशन है हमारा, वो हमारे एक सर्विसमैन को ही या उसके परिवार को ही मिलना चाहिए, वो और किसी को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारी मतलब अगर अनुकंपा जो स्टेट गवर्नमेंट में जो अनुकंपा रखा है वो तो अनुकंपा में नहीं आते। अनुकंपा कहाँ बोलेंगे आप, जैसे फौज से अगर उसकी डेथ हुई है तो फौज में ही जाएगा, उसको अनुकंपा बोलेंगे। बट यहाँ पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए क्या, वहाँ तो मिल रही है बट उसको जाना पड़ेगा। समझो कोई सिग्नल सेंटर है तो वो जबलपुर जाना पड़ेगा, जैसे कोई आर्मी सर्विस कोर है तो उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा, बॉम्बे इंजीनियर है तो बीजीपी इधर पूना में मिलेगा। पूना में उतनी वैकेंसी होनी चाहिए ना, सिविलियंस को जब लेते हो तो उतनी वैकेंसी हो, तो उतनी वैकेंसी नहीं होने की वजह से इन महिलाओं को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और फाइनेंशियली कमज़ोर होने की वजह से उनका परिवार वो संभाल नहीं पाते हैं। दूसरा, उनका पारिवारिक समस्या का उसको भी उन्होंने मुंह देना है, उसको भी उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब समस्या होने की वजह से वो बेचारी पिछड़ी हुई रहती है, दबी हुई रहती है, समाज में सामने आती नहीं है और उसके बच्चे भी पढ़े नहीं पढ़े किसी को कोई चिंता नहीं है और वो ही अपना दुख खुद ही झेल रही है, उसका दुख कहीं सामने नहीं आ रहा है। तो इस सब दुख को देखने के बाद ही मैडम ने, और जैसे करके मैडम ने बोला, मैडम ने और हमने ये भारतीय सैनिक नारी शक्ति की स्थापना की और जिसमें अभी काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ रही हैं। इसमें भी हमारे पास शहीद पत्नी भी है, नॉर्मल जो शहीद हुआ है फिजिकल कैजुअलिटी उनकी भी पत्नी है और अभी जो एक सर्विसमैन है उनकी भी पत्नियां हैं। तो सारे हम मिलकर इनके लिए काम कर रहे हैं। आगे आगे हमें धीरे धीरे योजनाएं और लाएंगे। अगर हमको इसमें कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमको कहीं से मदद हो तो इसके लिए आपके माध्यम के थ्रू अगर हमें हमसे कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले हमको तो हम और इफेक्टिवली इनके लिए काम कर सके। क्योंकि अभी हम अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। मैं एक हवलदार से रिटायर हुआ हूँ, मैं अपनी पेंशन जीता हूँ, मैं अपनी नौकरी करता हूँ, मैं कितना खर्च करूँ? क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं घर में, कुछ मेरे भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, तो उनकी भी मेरी समस्या रहती है। हर एक की अपनी समस्या है। तो मैं समझ सकता हूँ आप किन प्रॉब्लम्स से गुजर रही होंगी, किन किन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ रहा होगा पारिवारिक पैसों को लेकर। तो क्या इस बारे में आपकी क्या भावना है, थोड़ा सा बताइए। नमस्ते, मैं वीर पत्नी कुंदा नवना तुबे। मुझे बहुत गर्व लगता है कि मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ, क्योंकि फ़ौजी एक शेर होता है तो उसके पीछे उसकी बीवी शेरनी होती है। पर जब वो शहीद होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तब कोई नहीं देखता है। जो पेंशन मिलती है उसमें गुजारा नहीं होता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पढ़ाई और पेंशन से तो पूरी नहीं होती है।
तो मेरे आपको सरकार किन से किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? वही बच्चे की फ़ी भरने की होती है तब प्रॉब्लम आती है। तो मेरी विनती है कि सरकार को ये जो फीस रहती है शहीदों के बच्चे की, तो कंजक्शन या पूरी तरह से माफ़ होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वो शहीद होता है तो तब सब आते हैं, पॉलिटिक्स वाले या गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते। जब कई दिन चले जाते तो कोई नहीं आता है पूछने क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या चल रहा है।